हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का लास्ट सेकंड चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल को समझने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर ये जो वर्ड इंडिजीनियस है, आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो इंडिजीनियस पीपल वो लोग होते हैं जो किसी जगह पर वहाँ के नेटिव्स होते हैं, मतलब वो उस जगह के मूल निवासी होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम टू कंट्रीज की हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरह वहां पर सेटलमेंट इस्टेब्लिश हुई। यहाँ पर जो दो कंट्रीज हम समझेंगे वो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल, जो आज हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड फॉर्म में देखते हैं, क्या वो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी? और स्टार्टिंग में उनके अंदर सेटलमेंट कैसे हुई? और आज जो वहां की हम कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखते हैं, वो आखिरकार जो आज हम देख रहे हैं वो बनी कैसे? तो वहां पर जो स्टार्टिंग में नेटिव, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, वो आए कहाँ से, किन किन कंट्रीज से उन्होंने माइग्रेट किया और वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो 18th सेंचुरी से क्या होता है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, इन सारी ही कंट्रीज में हमें यूरोपियन इमिग्रेंट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज में यूरोपियन इमिग्रेंट्स की फॉर्म में आते हैं 18th सेंचुरी ओनवर्ड्स। और वो क्यों आते हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस है जो आगे हम इस चैप्टर में समझेंगे। कि सबसे पहला रीजन तो यही है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, जिसकी वजह से अब लोग फार्मर एग्रेरियन एक्टिविटीज को छोड़कर टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। न सिर्फ इतना ही, अब आगे जाकर क्या होगा कि जो पीजेंट्स है उनको अपना लैंड जो है वो बेचना पड़ जाएगा लैंडलॉर्ड्स को, जिसकी वजह से अब वो क्या करेंगे, अब ब्रिटेन या फिर यूरोप के अंदर जो लैंड है उसका प्राइस या फिर प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो काफी बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो आने वाली यंग जनरेशन होगी वो माइग्रेट करेगी यूरोप से अमेरिका, अमेरिकन लैंड की तरफ। क्योंकि अमेरिका जब अमेरिका की डिस्कवरी होगी, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर अमेरिगो वेस्पुसी जब इसकी डिस्कवरी कर देंगे, तो यहाँ पर वो क्या देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ नेटिव्स रह रहे हैं, मतलब ट्राइबल्स रह रहे हैं। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको मार्केटिंग, कैपिटलिज्म, इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यूरोपियंस को क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता है, और उस टाइम पर नीड ऑफ द आर यूरोप में यही होगी कि वहां से लोग माइग्रेट करेंगे इन कंट्रीज में। क्यों? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें समझेंगे। अब क्या होगा कि जब 18th सेंचुरी ओनवर्ड्स यूरोप से अमेरिका की तरफ जब इमिग्रेशन होगा, तो वहां पर कॉलोनीज बननी शुरू हो जाएंगी। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। अब कॉलोनीज का यहाँ पर क्या मतलब है? तो कॉलोनीज का मतलब है यूरोपियन सेटलमेंट्स। जो यूरोपियंस अमेरिका के अंदर अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे, किस लिए? क्योंकि उनको वहां पर प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि वहां पर उनको लैंड खरीदना है और उसके बाद वहां पर एग्रेरियन एक्टिविटीज या फिर कल्टीवेशन करना है, जिसकी मदद से वो वहां पर प्रोडक्शन करेंगे। अब वहां पर कल्टीवेशन से इतना क्या फायदा होगा यूरोपियंस को कि वो अपना स्टेपी टाइप क्लाइमेट या फिर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट छोड़कर अमेरिकन लैंड में जा रहे हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका या फिर यूएसए और आज का जो कनाडा है, उसके बीच में प्रेरी रीजन है जो कि ग्रासलैंड वाला रीजन है। और वहां पर वीट, राइस, इन सब चीजों का कल्टीवेशन होता है। तो वहां पर यूरोपियंस क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, जो यील्ड होगी उसको यूरोप में जाकर बेचेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो अब जो ये अमेरिका के अंदर यूरोपियन सेटलमेंट्स बनाएंगे ना, कौन? चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो फ्रांस से हो, फ्रेंच हो, चाहे वो स्पेनिश हो, उन सब सेटलमेंट्स को कॉलोनीज कहा जाएगा। और जब एक बार, अब चाहे यूरोपियंस ने कॉलोनीज तो बना ली इन जगहों पर इन कॉलोनीज पर भी कंट्रोल किसका रहेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का या फिर यूरोपियन अथॉरिटी का कंट्रोल रहेगा इन कॉलोनीज पर एक टाइम बाद क्या होगा कि ये जो कॉलोनीज बनी है ना अमेरिका के अंदर, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो वो यूरोप की बात मानना भी बंद कर देंगी और अमेरिका में इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन करेंगी। तो तब जाकर उन कॉलोनीज को क्या कहा जाएगा? स्टेट्स या फिर कंट्रीज। तो ये जो दो टर्म्स है, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि अब हमने एक चीज तो समझ ली कि यूरोप से 18th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर माइग्रेशन हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज हम अमेरिका की पॉपुलेशन देखते हैं वो सिर्फ यूरोपियंस ने ही बनाई है और वहां के जो कुछ नेटिव लोग थे उन्होंने ही बनाई है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो इतनी होमोजीनियस नहीं है, वहां पर हमें हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। तो इतनी तरह के लोग हमें
क्या सिर्फ यूरोप से ही देखने को मिले? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप से ही इमिग्रेशन नहीं हुआ अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन हुआ था और भी कई अलग-अलग कंट्री से। जैसे 19th और 20th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलता है कि एशियन कंट्री से कई लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। अब वो बिजनेस के पर्पज से अमेरिका के अंदर माइग्रेट नहीं कर रहे और ना ही उनके पास उतना पैसा है कि वो अमेरिका जैसी जगह को मतलब एक तरीके से डिस्कवर करके और वहां पर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। तो वो एशियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो वहां पर माइग्रेशन कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक जो चीज है वो समझने वाली है, क्योंकि यूरोप की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है कि वो वहां पर लेबर की सर्विस भी दे सके। और यूरोपियंस, हम सबको पता है कि वहां पर कैपिटल की भी कोई एज सच कमी नहीं है। तो यूरोपियंस ने क्या किया, स्लेवरी सिस्टम शुरू कर दिया और स्लेव को हायर करते थे किन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से और एशियन कंट्री से, और लेबर की फॉर्म में भेजते थे अमेरिका के अंदर। तो क्या होगा, अब एशियन जो पीपल है वो भी इस कंपोजिशन में मिक्स हो जाएंगे। कहाँ की कंपोजिशन में? अमेरिका की कंपोजिशन में। और यही हेट्रोजेनिटी हमें आज भी देखने को मिलती है। तो ये भी हम समझेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी के बाद एशियन कंट्रीज से भी लोग जो है माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इन दो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यूरोपियंस ने किस तरह न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को अपनी अपने अंदाज में आर्टिकुलेट कर रखा है। आज भी जो हम अलग अलग रीजन की या फिर इंडिया की बात कर ले तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या सी जो हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं वो हमारी खुद की हिस्ट्री है, वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखी है। और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होते तो इंडियंस है, बट किसके नक्शे कदम पर वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं? वो यूरोपियंस की हिस्ट्री को देखते हुए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और डायरेक्ट उस हिस्ट्री को उठाकर अपने लिखते हैं उस पूरी हिस्ट्री को। तो ऐसा ही हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा कि इसकी हिस्ट्री को कंपोज किसने किया है। और 19th या फिर 20th सेंचुरी तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि अमेरिका के अंदर जो नेटिव्स रह रहे थे शुरुआत में उनकी हिस्ट्री क्या थी। इन्होंने इस तरीके से आर्टिकुलेट कर दिया था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को कि वहां के नेटिव्स की हिस्ट्री का हमें कुछ पता ही नहीं था। वो तो मिड 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आज जो हिस्टोरियंस हुए उन्होंने ओरल हिस्ट्री की शुरुआत की, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ पता चला कि हाँ यहाँ पर नेटिव्स भी रहते थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो 20th सेंचुरी के मिडल में हमें क्या समझ में आता है कि यूरोपियंस ने अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को किस तरह फॉर्मुलेट कर रखा है। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो टीचिंग्स दी जाती थी इस क्या सेटलमेंट की हिस्ट्री की, तो उसमें बता रखा है कि सीधा सीधा कि यूरोपियंस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया है। एक बात यहाँ पर समझने लायक है, डिस्कवरी तो उस चीज की होती है जो एग्जिस्टेंस में तो है बट फर्स्ट टाइम किसी ने उसको खोज लिया हो, हम उसे डिस्कवरी कहते हैं। बट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो यूरोपियंस ने जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को खोजा उससे पहले ही वहां पर नेटिव्स रह रहे थे। तो हम किस वजूद पे हम कहते हैं कि वहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की है यूरोपियंस की? ये तो वही बात हो गई कि फायर की डिस्कवरी हुई है, बट फायर वॉज नाइदर डिस्कवर्ड नॉर इन्वेंटेड, इट वॉज ऑलवेज देयर। चेंज क्या हुआ? हमें उसका कंट्रोल यूज समझ में आया, तो हम फायर की डिस्कवरी थोड़ी कहते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में। यूरोपियंस ने कोई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी नहीं की, ये तो वही थे स्टार्टिंग से ही। बट वहां पर जाकर यूरोपियंस ने डिस्कवरी के बजाय वहां पर कॉन्करिंग शुरू कर दी, उनकी रिसोर्सेज को फेच करना शुरू कर दिया अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो था इस चैप्टर का इंट्रो। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है यूरोपियन इंपीरियलिज्म। अब ये जो हमारा टॉपिक है यूरोपियन इंपीरियलिज्म, इसमें हमें एक चीज बड़े ही ध्यान से समझनी होगी कि 17th सेंचुरी तक जो स्पेन और पुर्तगाल जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी, अमेरिका में जो अपना एक्सटेंशन कर रही थी अमेरिकन एम्पायर की फॉर्म में, वो रुक गया 17th सेंचुरी में। बट क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी के बाद फ्रांस, पोलैंड और इंग्लैंड जो है वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू कर देती है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में भी। तो इस वजह से स्पेन और पुर्तगाल जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ा रही थी अमेरिका के अंदर, वो रुक जाता है, क्योंकि और कई कंट्रीज भी आ जाती हैं जो डिमांड करती हैं कि यूरोप की कंट्रीज हो स्पेन और पुर्तगाल। तो सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल ही सारी चीजें क्यों ले, हमें भी तो कुछ चाहिए। तो इसी तर्ज पर फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड भी अमेरिका के अंदर अपनी टेरिटोरियल जो होल्ड है वो जमाना शुरू कर देती है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज भी अब कोलोनाइज या फिर इंपीरियलिज्म का शिकार हो चुकी हैं इस टाइम तक। अब उसके बाद हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हर किसी का मेन पर्पस क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन।
क्यों क्यों करना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन यूरोपियन कंट्रीज को? क्या उन्हें पावर का लालच है या फिर उन्हें प्रॉफिट का लालच है? तो ये तो हम सबको पता है। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि कंट्रोल का जो नेचर है वो हमें हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है जो यूरोपियंस कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया से मेरा क्या मतलब है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, इन कंट्रीज में यूरोपियंस जो है अलग तरीके से अपना कंट्रोल जमा रहे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में यूरोपियन जो है वो कैसे इंपीरियलिज्म को फैला रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर्स को पहले तो होल्ड करते हैं। जैसे अगर हम साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो क्या समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो बिजनेस के पर्पज से आई थी, ट्रेड करने के लिए कि उसे प्रॉफिट कुछ अर्न होगा और क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ेगा। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और एक टाइम पर आकर वो क्या करती है, सारी पॉलिटिकल पावर्स को फेच करने की कोशिश करती है। बट बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मुझे कंट्रोल ही क्यों करनी है, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही क्यों है, पॉलिटिकल पावर्स लेके मेरा फायदा ही क्या हो रहा है, तो क्यों ना मैं इन पॉलिटिकल पावर्स को इन्हीं के हाल पे छोड़ दूं। इंडियंस या फिर ये जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन्हीं को इनकी पॉलिटिकल पावर्स में ना पढ़कर कमर्शियल पावर्स पे होल्ड बनाऊं ताकि मुझे प्रॉफिट हो, ताकि मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो। तो साउथ एशिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन या फिर इंपीरियलिज्म, यूरोपियन इंपीरियलिज्म इस तरह फैला। वैसे ही अफ्रीका में हमें एक चीज समझ में आती है कि यूरोपियंस का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें किसी तरह का भी पॉलिटिकल पावर को होल्ड नहीं करना, उनका मेन पर्पस है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में शुरुआत में यूरोपियंस ने जो कोस्टल रीजन है ना अफ्रीका की, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, वहां पर उन्होंने अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया। जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो अफ्रीका की कोस्टल कंट्रीज को स्टार्टिंग में यूरोपियंस जो है वो क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। किस चीज पर, अगर वो कॉन्टिनेंट के अंदर जाकर पेनिट्रेशन करेंगे तो उन्हें रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, कितनी लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इतना करना ही क्यों है, स्टार्टिंग में वो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन्स पर ध्यान देते हैं ताकि वहां से सीधा वो नेवी की मदद से, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से अपनी कंट्री में वापस से जो रिसोर्सेज का वो जो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं उसका प्रॉफिट वो उठा सके। बट लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, जब उनका पूरी तरीके से होल्ड हो जाता है अफ्रीकन कोस्टल कंट्रीज में, तो वो अफ्रीका के अंदर की तरफ जो है पेनिट्रेशन करना शुरू करते हैं। और एक टाइम पर आकर, तो क्योंकि यूरोप के अंदर भी तो अलग अलग कंट्रीज है, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, तो इनके बीच में भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और ये आखिर में एक एग्रीमेंट पर आकर जो है मानते हैं और कहते हैं कि अफ्रीका को कॉलोनीज में डिवाइड कर लेंगे और अपने अंदर बांट लेंगे, तो इससे लड़ाई भी नहीं होगी। तो ये उनका कंक्लूजन निकलता है। अब ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, मतलब एक फैक्चुअल चीज है कि सेटलर जो वर्ड है वो हम कुछ और मानते हैं। अलग अलग कंट्रीज कैसे सेटलर जो वर्ड है उसको अपने अंदाज में इंटरप्रेट करती थी, इंटरप्रिटेशन उसका किस तरह होता था, ये हम समझेंगे। तो साउथ अफ्रीका में जो डच लोग रह रहे थे, जो डच अपनी सेटलमेंट बना के बैठे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्हें साउथ अफ्रीकन सेटलर कहते थे। वैसे ही आयरलैंड के अंदर जो ब्रिटिशर्स, जो इंग्लिश पीपल बैठे थे, उन्हें आयरिश पीपल सेटलर्स कहते थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो ब्रिटिशर्स बैठे थे उन्हें सेटलर्स कहा जाता था। अमेरिका के अंदर जो यूरोपियंस बैठे थे उन्हें सेटलर्स कहा जाता था। और इन सभी कॉलोनीज की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी जो थी इंग्लिश। बट कनाडा में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनी, क्योंकि कनाडा जो है वो कॉलोनी थी फ्रेंच पीपल की। तो ये तो था हमारा सबसे पहला टॉपिक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप वर्ल्ड मैप से थोड़ा बहुत भी मतलब अवेयर है ना, आपने वर्ल्ड मैप थोड़ा देखा है ढंग से, तो आपको समझने में बड़ा ही मजा आएगा। इस पूरे पैराग्राफ को समझने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है। तो ध्यान से समझिए, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो मेनली थ्री कंट्रीज, मेनली क्या, तीन ही कंट्री से मिलकर बना है। सबसे ऊपर नर्दर्न अमेरिका या फिर नर्दर्न रीजन में हमें कौन सी कंट्री देखने को मिलती है, कनाडा। मिडल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ में मैक्सिको। तो इन तीन कंट्रीज को मिलाकर हमारा नॉर्थ अमेरिका बना है। तो इसकी ज्योग्राफी क्या है, तो एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो ऊपर तो आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, आर्कटिक सर्कल में सबसे ऊपर। कनाडा के ऊपर कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन है। उसके बाद मैक्सिको की तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक बात ध्यान में रखिए कि नॉर्थ से साउथ तक जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरा आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में बसा हुआ है। और दोनों साइड वेस्ट और ईस्ट में हमें कौन से ओशंस देखने को मिलते हैं, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन। और जो नॉर्थ अमेरिका की कैलिफोर्निया जो कंट्री है,
कैलिफोर्निया जो कंट्री है यूएसए के साइड में, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया स्टेट जो है, कंट्री नहीं है, जो यूएसए वो स्टेट्स में डिवाइड है ना, जैसे इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, वैसे यूएसए भी स्टेट्स में डिवाइड है, तभी तो हम उसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो कैलिफोर्निया के जो रीजन है वहां पर हमें कौन से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, रॉकीज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही साउथ अमेरिका में भी हमें उसी साइड कौन से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पेरू, चिली, और इस तरफ हमें कौन से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, एंडीज माउंटेन। बट यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कौन से हैं, रॉकीज माउंटेन। और रॉकीज माउंटेन के वेस्ट में हमें कौन सा जो डेजर्ट है वो देखने को मिलता है, अरिजोना डेजर्ट और नेवाडा डेजर्ट। और वहीं पर हमें सिर्रा निवाडा माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना फ्लोरिडा की तरफ, अगर आप उसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे ना, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के पास, तो वो सारा जो रीजन है ना उसे अपलेशियन प्लेन्स कहते हैं। और क्लास 12 ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक और चीज समझ में आएगी कि जो अपलेशियन प्लेन्स है ना, उस रीजन को क्या कहा जाता है, एक तरीके से वो रस्ट बाउल भी है, मतलब वहां पे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, बट अब तो इतने एक्सेस में नहीं मिलते, बट मिनरल्स के लिए वो रीजन जाना जाता है। और नॉर्थ अमेरिका ही वो रीजन है जहां पर कनाडा और यूएसए के बीच में हमें कई सारे ग्रेट लेक्स देखने को मिलते हैं, ग्रेट सुपीरियर लेक भी देखने को मिलता है, और 5 जो है मेन लेक्स देखने को मिलते हैं, वो भी आप याद रखिएगा, जैसे लेक ओनाटेरियो, लेक ओयो, लेक लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद और साउथ में हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिको। तो ये तो हमने मेनली समझ लिया ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अब जो कनाडा है ना, कनाडा का 40% जो रीजन है ना वो फॉरेस्ट से डिवाइड है। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में किस तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जैसे हर कॉन्टिनेंट में किसी ना किसी तरह का ग्रासलैंड पाया जाता है। जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रीजन में हमें कौन सा ग्रासलैंड देखने को मिलता है, वेल्ड। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो कौन सा देखने को मिलता है, कैंटरबरी। अगर मैं ब्राजील की या फिर मेनली अमेरिका की बात करूं, साउथ अमेरिका की, तो मुझे कौन सा ग्रासलैंड देखने को मिलता है, पंपोस। अगर मैं मेडिटेरेनियन रीजन की बात करूं, सेंट्रल एशिया की बात करूं, तो कौन सा ग्रासलैंड देखने को मिलता है, स्टेपी। वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें प्रेरी टाइप ग्रासलैंड देखने को मिलता है, और उसी प्रेरी ग्रासलैंड में वीट की कल्टीवेशन जो है काफी एक्सेस में होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज, ये मैंने अपलेशियन रीजन में आपको बताया था, तो यूएस कनाडा में ये भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि आज से 200 साल पहले ही जो है माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। अब ये डेवलप क्यों हुआ आज से 200 साल पहले, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने ये सारी चीजों को डेवलप करने में मदद करवाई, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। तो वो थे इमिग्रेंट्स। कहाँ के इमिग्रेंट्स, यूरोप, अफ्रीका और चाइना से आए हुए इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को फ्लरिश करवाया। बट क्या इसका मतलब ये है कि आज से 200 साल पहले को छोड़कर उससे पहले की अगर हम बात करें, 200 साल से भी पहले की, तो वहां पर जो अमेरिका के अंदर जो वहां के मूल निवासी जिन्होंने उस कंट्री को बसाया था, जो ट्राइबल लोग थे जिनका बाद में जाकर ये यूरोपियंस एग्जिस्टेंस ही मिटा देंगे, क्या वो इन चीजों को नहीं जानते थे कि माइनिंग क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्या उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनकी फर्स्ट और लास्ट नॉलेज यूरोपियंस ने ही उन्हें दी। ये जो हम चीजें देखते हैं, क्या ये यूरोपियंस, अफ्रीकन और चाइनीज ने ही अमेरिका के अंदर डेवलप करी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी लाइन में देखिए, there were people who had been living in North America for thousands of years before the Europeans learned of its existence। जो यहाँ पर नेटिव पीपल रह रहे थे ना, वो भी इन चीजों को जानते थे। बट क्वेश्चन यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर नेटिव लोग रह रहे थे ना, उन्होंने इतने एक्सेस में रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जितना यूरोपियंस, अफ्रीकन और चाइनीज इमिग्रेंट्स ने किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी ताकि आप जो अपनी आंसर राइटिंग करें ना तो बिल्कुल बढ़िया लगे। आप स्टार्टिंग में ही अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका बताइए, अब एक बात बताइए, ज्योग्राफी अभी आपने देखा ना कि नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी कितनी शानदार है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो रहा होगा जो यूरोपियंस को अट्रैक्ट कर रहा होगा कि ज्योग्राफी कितनी अच्छी है, तो रिसोर्सेज मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कब मिलेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस कब बढ़ेगा, जब रिसोर्सेज होंगी, रिसोर्सेज होंगी तो अपनी कंट्रीज में लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर सेल करेंगे और फिर प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये चीज यूरोपियंस के दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी। तो नेटिव जो है एक लिमिट में वो बस उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितने की उनको जरूरत होती थी, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वगैरह। तो जब हम उतनी ही चीजों की कल्टीवेशन करें, उतना ही प्रोडक्शन करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब हम नेचर के हिसाब से चलते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट जो यूरोपियंस ने किया आज से 200 साल पहले अफ्रीका के, अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूरोपियंस, अफ्रीकन और चाइनीज ने किया,
वो पॉसिबलिज्म है। मतलब नेचर जाए, नेचर को चाहे कुछ भी हो जाए, बट हमें तो प्रॉफिट चाहिए। नेचर चाहे एक्सप्लॉइट हो जाए, चाहे कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, चाहे कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो, बट हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये है पॉसिबलिज्म, जो कि गलत चीज है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तो अब हमें नॉर्थ अमेरिका का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि किस तरह नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी ने यूरोपियंस को अट्रैक्ट किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नेटिव पीपल्स। अब चाहे आप इंडिजीनियस बोल लीजिए, चाहे आप नेटिव बोल लीजिए, बात एकदम सेम है कि वहां के मूल निवासी। अब हमने अचानक से चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले यही देख लिया कि यूरोपियन सेटलमेंट कैसे हुई। हमने ये तो देखा ही नहीं कि यूरोपियंस का नॉर्थ अमेरिका में आने से पहले भी तो कोई ना कोई वहां पर रह रहा होगा। तो उनका क्या हुआ? जैसे यूरोपियंस आए, क्या वो गायब हो गए? तो वो गए कहाँ, वो भी हमें समझना होगा। तो जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के, सबसे पहले हम समझेंगे कि वो आए कहाँ से। अब एक चीज अज्यूम करिए कि सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका वो एकदम मतलब खाली है, बिल्कुल वहां पर कोई भी नहीं है। ना वहां पर किसी तरह का अभी फॉरेन इमिग्रेशन हुआ है यूरोपियंस के थ्रू, ना वहां पर कोई नेटिव रहता है, स्टार्टिंग ही हुई है बिल्कुल। तो स्टार्टिंग भी कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, नेटिव भी तो कहीं से आए होंगे। तो नेटिव पीपल नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे पहले कहाँ से आए, वो हम देखेंगे। तो हमें शुरुआत देखने को मिलती है आज से 30,000 साल पहले, जब अमेरिका, अमेरिका जब मैं बोलूँ ना यहाँ पर, तो आप नॉर्थ अमेरिका को याद कीजिएगा। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले नेटिव पीपल आए 30,000 ईयर्स अगो। कहाँ से आए? एशिया से आए। अब यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी होगी कि रशिया और अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? अमेरिका, यूएसए का पार्ट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आता है। तो अलास्का और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि वो बेरिंग सी से पास हो रही है और वहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती है। तो बेरिंग स्ट्रेट पर जो सी लेवल है वो काफी कम हुआ करता था। तो क्या हुआ, रशिया मतलब एशिया से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए अलास्का वाले रीजन में, और अलास्का से वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर गए। तो अलास्का के अंदर वो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए कब आए? 30,000 ईयर्स अगो। और वही लोग वहां के, कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के नेटिव बने आगे चलकर। तो ये तो ठीक है कि बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए 30,000 ईयर्स अगो नेटिव आ गए, बट अंदर की तरफ और साउथ के अंदर वो कब आए? आज से 10,000 साल पहले, जब लास्ट आइस एज हुई। तो वो आज का जो यूएस और मैक्सिको वाला रीजन है ना, आज से सिर्फ 10,000 साल पहले ही वहां पर हमें नेटिव लोगों की एंट्री होती हुई देखने को मिलती है। बट यहाँ पर कहानी में, जब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, कब आता है? आज से 5 से 8 हजार साल पहले। आज से 5 से 8 हजार साल पहले आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमें चेंज देखने को मिलता है? आज से 5,000 साल पहले हमें पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। न सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ नॉर्थ अमेरिका की, बट मैं ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपको समझाना चाहती हूँ कि आज से 5 से 8 हजार साल पहले क्या होता है, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज हमें देखने को मिलती है। अब आप भूल जाइए मीजोलिथिक नियोलिथिक एज, बस एक चीज दिमाग में रखिए कि आज से 5,000 साल पहले क्लाइमेट में चेंज होता है। आज हम ये देख रहे हैं ना 21st सेंचुरी में कि क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट इज चेंजिंग। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लाइमेट में चेंज हमें पहले भी देखने को मिला है, और आज भी और आगे भी देखने को मिलेगा। ये हमेशा होता हुआ है। तभी तो चेंज होगा, तभी तो इवोल्यूशन होगा। अगर चीजें स्टेटिक रहेंगी तो कैसे बात बनेगी? तो क्लाइमेट में चेंज पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। तो ऐसे ही 5,000 साल पहले क्लाइमेट में चेंज हुआ, और इसी दौर को कहा जाता है होलोसीन पीरियड। अब इसमें क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज में मतलब क्या हुआ? ठंडा हो गया या गर्म हुआ अर्थ जो है हमारा? तो अब हमें 5,000 साल पहले देखने को मिला कि अब जो क्लाइमेट है वो वार्म हो गया। अब एक बात बताइए, जब क्लाइमेट वार्म होगा तो क्या होगा? सनलाइट अच्छे से आएगी। जब सनलाइट अच्छे से आएंगी तो ग्रासेस ग्रासेस जो है वो ग्रो होना शुरू होंगी, फोटोसिंथेसिस होना शुरू होगी। जब ग्रासेस आ जाएंगी तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी होता है। अब अगर कुछ कोई स्पीशीज ज्यादा ही बढ़ने लग जाएगी तो उसको अपनी जो नेचर है वो रोकेगी भी ना। इसे ही तो लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। तो फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया, जो इस ग्रास को खत्म कर देंगे, मतलब कंट्रोल में लाएंगे। तो क्या हुआ, आज से 5,000 साल पहले वो क्लाइमेट जो है वो वार्म हुआ, जिसकी वजह से सनलाइट आना शुरू हुई। जब सनलाइट आएगी तो प्लांट्स ग्रो होना शुरू होंगे, और इससे क्या होगा? फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा। तो ह्यूमन बींग्स भी तो अपने आप ही बढ़ेंगे, क्योंकि अब ह्यूमंस के पास दो दो चॉइस होगी। एक तो उन्हें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में मीट मिलेगा, और ग्रासेस, मतलब जो वो पहले से वेजिटेरियंस थे वो भी उन्हें मिलेगा। तो इस वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब ये जो नेटिव हमें देखने को मिले कि वो आ गए बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अब वो उनका जो सब्सिस्टेंस या फिर जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो डिपेंडेंट किस पे है? वो खाते क्या है, रहते कैसे हैं, और उनकी दिनचर्या क्या है? तो वो बैंड्स में रहते हैं। अब यहाँ पर बैंड्स का क्या मतलब है? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल।
कितने का 50 से 100 लोगों का अगर मैं कोई ग्रुप बना दूं और हम एक कम्युनिटी में रहे तो उसे बैंड कहते हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि जो स्टार्टिंग के जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के, वो बैंड्स में रहते थे और डिपेंडेंट थे हंटिंग और गैदरिंग पर। क्या करते थे, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन हो गया, मेज का कल्टीवेशन हो गया, फिश और मीट, तो हंटिंग और गैदरिंग पर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंडेंट थी। और वो उतना ही कल्टीवेशन, उतना ही कंजम्पशन करते थे जितने की उनको रिक्वायरमेंट होती थी। बट दे ओनली किल्ड एज मैनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। और हमें ये चीज उनसे सीखनी चाहिए आज के टाइम पर, जो कि बहुत जरूरी है। और इसी चीज यही जो है, गांधी जी भी ऐसा ही कुछ मानते थे अपनी गांधीजम आइडियोलॉजी के अंदर। देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर अ मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर देयर ग्रीड। ठीक है। उसके बाद दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, सेम कॉन्सेप्ट है, वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट पर चलते थे, उतना ही कंज्यूम करते थे, उतना ही कल्टीवेट करते थे जितने की उनको जरूरत होती थी। और जो आज हम देखते हैं ना, और आगे भी देखेंगे इसी चैप्टर में, कि किस तरह ट्राइबल पीपल और इन्हीं नेटिव लोगों के बीच में लैंड के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपनी सेटलमेंट करी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो लैंड के ऊपर उनकी कोई टसल नहीं होती थी। उन्हें कोई मतलब वो जरूरत ही महसूस नहीं होती थी कि लैंड को हमें पोजेस करना है, बट बस उन्हें कल्टीवेशन करना होता था। उनके दिमाग में ये चीज कभी भी नहीं आती थी कि हमें लैंड को होल्ड करना है। तो ये चीज उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। बस, और वो क्या करते थे, वो अलायंसेस इस्टेब्लिश करते थे, फ्रेंडशिप पर भरोसा रखते थे। जो नेटिव लोग थे वो चाहते थे कि अलायंस बनाए, हम फ्रेंडशिप को फॉर्मुलेट करें और अच्छे से रहे, कम्युनिटी में रहे, बैंड्स में रहे। और आज हमें क्या देखने को मिलता है, अलायंसेस तो है, पर कैसे अलायंसेस है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सब कुछ क्या चलता है, जियो पॉलिटिक्स, मतलब सबको क्या करना है, प्रॉफिट चाहिए किसी ना किसी एक दूसरी कंट्री से। अलायंस भी बनाएंगे तो खुद की आउन नीड्स के लिए, कि सेल्फिश नीड्स के लिए। बट उस टाइम पे जो नेटिव्स थे उनका कोई ऐसा सेल्फिश मोटिव नहीं होता था, तो वो अलायंस फॉर्मुलेट करते थे फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए। उसके बाद, और न सिर्फ इतना ही, एक चीज तो मैं समझ में आ गई कि वो स्किल्ड नहीं थे, मतलब वो लिटरेट नहीं थे, वहां पर उतनी कोई वो नहीं था। बट फिर उसके बाद हमें एक चीज और भी पता है कि जो वहां पर जो नेटिव्स रह रहे हैं अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो अच्छे क्राफ्ट्स पीपल हैं। वो टेक्सटाइल्स, मतलब उनको अच्छा सा, मतलब कॉटन टेक्सटाइल या फिर ऐसा कुछ भी हो गया, हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो गया, वो सब उनको आता है। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए, दे वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल एंड वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स। और वो है ना, क्लाइमेट को देख के भी ये बता सकते थे कि कब किस जगह पर बारिश होगी और कब कैसे मौसम में जो है चेंज आने वाला है। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, किस तरह हमारे दादाजी या फिर दादी जी जो है वो बता देती हैं मौसम को देख के कि कब बारिश होगी। तो उसी टाइम पर उसी तरीके से जो वहाँ के नेटिव्स थे नॉर्थ अमेरिका के, वो बता दिया करते थे कि क्लाइमेट में किस तरह चेंज होएगा और लैंडस्केप जो है किस तरह बदलने वाला है। इस चीज की उन्हें काफी समझ थी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक में हम आगे देखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह नेटिव्स आए 30,000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पर नेटिव्स अच्छी तरह से सेटल्ड हो गए। अब हम वापिस से पीछे जाएंगे और समझेंगे कि जो यूरोपियंस आए थे ना, अब उन्होंने कैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंट्री ली। तो 17वीं सेंचुरी में जब यूरोपियंस आए, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पहले से ही नेटिव्स रह रहे हैं, वो तो काफी फ्रेंडली और वेलकमिंग नेचर के हैं। तो उन्होंने सोचा तो ये तो काफी बढ़िया चीज होगी, अब हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, अब जैसे ही वो आए तो उन्हें एक चीज तो समझ में आ गई थी कि नेटिव्स को कुछ भी नहीं पता। न इन्हें मार्केटिंग के बारे में पता, न इन्हें कैपिटलिज्म के बारे में पता, न इन्हें प्रॉफिट अर्निंग के बारे में पता, न इन्हें पॉसिबलिज्म के बारे में पता। ये तो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ये तो बस उतना ही कंज्यूम करेंगे, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितने की इनको रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट अर्निंग का इनको कोई लालच नहीं है, ना ये ग्रीडी है। तो इसका बेनिफिट क्यों ना उठाया जाए, ऐसा सोचा यूरोपियंस ने। न सिर्फ इतना ही, जब फ्रेंच जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर आए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका आज भी है, मिसिसिपी रिवर, उसके साउथ में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में, ट्राइबल पीपल के बीच में। कैसी चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। वो ट्राइबल जो है वो ऐसी चीजों का एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं। अब मान लीजिए ये ए ट्राइब है, ये बी ट्राइब है, अब वो दोनों ऐसी चीजों को एक्सचेंज करेंगे कि जैसे ए जो ट्राइब है ना, उनके वहां पर मान लीजिए वीट तो होता है, बट मान लीजिए राइस का कल्टीवेशन नहीं होता। तो बी ट्राइब ए ट्राइब को राइस दे देगा, बदले में ए ट्राइब बी को वीट दे देगा। तो ऐसी चीजों का एक्सचेंज होता है। वैसे ही आप हैंडीक्राफ्ट के सेंस में भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंच पीपल ने ये देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे और इससे अपनी अर्निंग, इससे अपना प्रॉफिट बढ़ाए। तो उन्होंने क्या करा, न सिर्फ फ्रेंच पीपल ने बल्कि यूरोपियंस ने भी नेटिव पीपल के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया। अब यहाँ से देखिए, लोकल प्रोडक्ट्स, इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स यूरोपियंस जो है नेटिव्स को क्या देते थे, ब्लैंकेट्स दे देते थे,
आयरन वेसल्स दे देते थे, गन्स तक दे देते थे। ये ऐसी चीज है जिसने बहुत बड़ा चेंज ला दिया नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर। गन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि नेटिव पीपल ने ना कभी देखा था और ना कभी सुना था, और जैसे ही उनके हाथ में गन आ गई, नेटिव पीपल मतलब ट्राइबल्स के हाथ में, अब वो बो एंड एरो का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इतनी मजदूरी करनी पड़ती थी उन्हें एनिमल्स को मारने के लिए, अब वो क्यों करेंगे बो एंड एरो का इस्तेमाल जब अच्छी खासी गन्स उन्हें यूरोपियंस के थ्रू मिल रही है? तो उन्होंने, उनको जब मिली तो काफी उन्होंने मतलब काफी चेंज हो गया। अब जो प्रोडक्शन था वो भी ऑटोमेटिक, जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, चीजों की वेस्टेज है वो भी होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये यूरोपियंस ने आते ही यहाँ पर गड़बड़ कर दी, गन्स दे दी उन्हें, और लोकल प्रोडक्ट्स के बदले में उन्हें ब्लैंकेट्स देने शुरू कर दिए, आयरन वेसल्स दे देते थे, और ऐसी चीजें नेटिव पीपल को बहुत मतलब बढ़िया लगती थी। ना सिर्फ इतना ही, अल्कोहल भी उन्होंने नेटिव्स को दे दी, और अल्कोहल की उनको एडिक्शन होगी, किनको, नेटिव पीपल को वहां पर। और उस एडिक्शन में वो इतने पागल हो गए, मतलब इतने, क्योंकि उनकी कंट्रोल में तो है ही ना, उनके कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है ना ये चीज। अगर आप मान के देखिए, नॉर्थ जो यूरोपियंस है उन्होंने अल्कोहल दे दी किन्हें, नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। अब वो इस चीज के एडिक्ट हो गए ना, अब वो इस चीज के बिना रह ही नहीं पा रहे, और अल्कोहल को लेने के लिए वो नेटिव पीपल अब यूरोपियंस को कुछ भी देने को तैयार हो गए। तो ये हमें ऐसे, ये है ब्रेन यूज, कि किस तरह स्मार्टली इतने पुराने टाइम पर भी यूरोपियंस ने किस तरह अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए नेटिव पीपल को लूट कर वहां पर अपनी होल्ड जमाई। तो ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद अगर हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक है म्यूचुअल परसेप्शन। अब इस टॉपिक में म्यूचुअल परसेप्शन, जिसका मतलब होता है आपसी धारणा, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे वो सिविलाइज्ड टर्म को किस तरह डिफाइन करते थे। उन लोगों के लिए एक ट्रू सिविलाइज्ड पर्सन कौन होगा? तो वो कहते थे कि एक सिविलाइज्ड पर्सन वो होगा जो सही मायने में लिटरेट होगा, जहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एग्जिस्ट करता हो, और अर्बनिज्म हो। तो जहां पर ये तीनों चीजें होंगी, कौन सी तीनों चीजें? लिटरेसी, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और अर्बनिज्म, वहां पर ट्रू सेंस में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी। और ये कहते हैं कि ये सारी चीजें कौन कहते हैं? वेस्टर्न यूरोपियंस कहते हैं कि अमेरिका में जो नेटिव्स रह रहे हैं, न तो वो ट्रू मायने में लिटरेट है, न वहां पर किसी तरह का ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, और ना अर्बनाइजेशन। तो इसी वजह से वो लोग क्या है? अनसिविलाइज्ड। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं वेस्टर्न यूरोपियंस। और यहाँ पर हम स्कॉलर्स भी देखेंगे, जैसे स्कॉलर्स लाइक जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो क्या कहते हैं कि ये लोग अमेरिकन जो नेटिव्स है ना, वो अनसिविलाइज्ड नहीं है, वो तो सही मायने में सिविलाइज्ड है, क्योंकि वो जो करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो एक्चुअली करप्ट होते हैं। बल्कि जो ये नेटिव्स हैं इनको तो कुछ भी नहीं पता, न इनको कैपिटलिज्म के बारे में पता, न इन्हें प्रॉफिट अर्निंग के बारे में पता, न इन्हें बिजनेस के बारे में पता, और इसी वजह से करप्शन से तो ये काफी दूर है। तो हमें इन्हें अनसिविलाइज्ड बोलने की बजाय इनको एडमायर करना चाहिए, इनको सपोर्ट देना चाहिए। इसी वजह से वो इन्हें क्या कहते हैं? सिविलाइज्ड पर्सन। कौन? जीन जैकस रूसो। कौन है ये? एक फ्रेंच फिलोसोफर। तो ये भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे देखेंगे म्यूचुअल परसेप्शन में कि किस तरह नेटिव्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं यूरोपियंस के साथ, और वो जो गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। मतलब वो एक्सचेंज कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं, वो अपने अलायंसेस बढ़ाना चाहते हैं, वो एज अ फ्रेंडशिप के तौर पर यूरोपियंस के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। बट यहाँ पर यूरोपियंस का क्या परसेप्शन है? यूरोपियंस जो है नेटिव लोकल पीपल के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर बेटर अर्निंग, फॉर मोर अर्निंग, फॉर रिसोर्स फेचिंग। उनका अपना यहाँ पर क्या है? उनका डायरेक्ट यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट है। और यूरोपियंस क्या? यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच, द फिश एंड फर्स फॉर कमोडिटीज विच दे वुड सेल फॉर अ प्रॉफिट इन यूरोप। तो यहाँ से लोकल नेटिव से वो चीजें लेते हैं, और यूरोप में प्रॉफिट अर्निंग में, मतलब पैसे कमाने के लिए यूरोप में ज्यादा दामों पर सेल कर देते हैं। और नेटिव से वो ये चीजें कैसे लेते हैं? उनको बदले में कोई लोकल प्रोडक्ट्स दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए, द नेटिव्स कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। अब नेटिव्स को कभी भी ये चीज नहीं समझ में आ रही थी कि यूरोपियंस जो हमसे ये सामान ले रहे हैं, कि वो ये सामान अपनी कंट्री में जाकर बेच रहे हैं। अब नेटिव्स को ये चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही थी? क्योंकि नेटिव्स को मार्केटिंग सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। और यूरोपियंस जो है अपना मार्केटिंग बढ़ा रहे थे यहाँ से सामान ले जाकर, और बदले में क्या देते थे यूरोपियंस नेटिव पीपल को इस सामान के बदले में? तो कभी तो वो बहुत सारा सामान दे देते थे नेटिव्स को, जैसे आयरन वेसल्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, और कभी कभार कुछ भी नहीं देते थे। तो नेटिव्स कई बार सोचते थे कि हमें यूरोपियंस की ये चीज नहीं समझ में आती कि कई बार तो थोड़े से गुड्स के लिए हमें इतना सारा सामान दे देते हैं, और कई बार हम इन्हें इतना सारा सामान देते हैं बट उसके बदले में ही हमें कुछ भी नहीं देते। ये चीजें थी। उसके बाद ये जो यहाँ पर नेटिव पीपल थे ना,
ये काफी दुखी भी थे यूरोपियन से। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस जो है ना वो काफी इम्पेशेंट थे। उन्होंने क्या करा, जितने भी यहाँ पर बीवर्स वगैरह थे ना, एनिमल्स, वो सबकी स्लोटरिंग कर दी। क्यों स्लोटरिंग कर दी? ताकि बदले में उनको रिसोर्सेज मिले, बदले में उनको वूल मिले, मीट मिले, ये सारी चीजें मिले। और तो नेटिव्स क्या कहते थे कि जितने भी एनिमल्स की स्लोटरिंग कर रहे हैं ना, इसकी इनको सजा जरूर मिलेगी। ये वाली लाइन देखिए, fearing that the animals would take revenge on them for this destruction। और इस वजह से ये जो नेटिव्स है इनको ये कुछ भी नहीं कहते थे। ये कहते थे कि जिन एनिमल्स को ये किल कर रहे हैं, जिन एनिमल्स को ये स्लोटर कर रहे हैं, वो अपना बदला खुद लेंगे यूरोपियन से। ये इनका कहना था। अब 17th सेंचुरी में यूरोप के अंदर हमें एक वेव ऑफ चेंज देखने को मिलती है। अब इस चेंज में क्या होता है, अब यूरोप के अंदर परसिक्यूशन शुरू हो जाता है डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटीज का। मतलब जो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी, बट उसमें भी जो अलग अलग सेक्ट होते हैं ना, तो उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट या फिर टसल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का माइग्रेशन देखने को मिलता है अमेरिका की तरफ। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका टू बिगिन अ न्यू लाइफ। अब क्या हुआ कि यूरोपियंस ने क्योंकि परसिक्यूशन हो रहा था उनका, तो उन्होंने अमेरिका की ओर जाना शुरू करा। अब जब अमेरिका में वो जाकर रहने लगे तो एक एक बार तक तो नेटिव्स को कोई भी परेशानी नहीं हुई, जब वो पेरिफेरल रीजन में रह रहे थे। पर जब उन्होंने इंलैंड की तरफ पेनिट्रेशन शुरू किया, तो वहां के जो नेटिव्स थे वो उनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा। और ये जो है इससे उनको काफी परेशानी हुई, इनको नेटिव्स ऑफ अमेरिका को। ना सिर्फ इतना ही, अब ये जो यूरोपियंस हैं, जो ये परसिक्यूशन के डर से इनकी जो जमीन है वो अब लैंडलॉर्ड्स ने खरीद ली है, तो अब यहाँ पर अमेरिका में सस्ते दामों पर जमीन खरीदने के लिए जो ये यूरोपियंस आ रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, आयरन टूल्स की मदद से डिफोरेस्टेशन शुरू कर दिया, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को ले डाउन कर सके, ताकि इंडस्ट्रीज को यहाँ पर फ्लरिश होने दे। और इससे यहाँ के नेटिव्स को काफी दिक्कत हुई, क्योंकि इनका फॉरेस्ट छिन गया। अब ये लोकली डिस्प्लेस्ड हो गए, और अब अंदर की तरफ अगर ये पेनिट्रेशन करते भी हैं तो यूरोपियंस वहां से भी इनको माइग्रेट करवा देंगे। ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक जेफरसन नाम के पर्सन हुए। अब इनका क्या ओपिनियन था वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये कहते हैं कि जो अमेरिका के नेटिव्स है ना वो सही में अनसिविलाइज्ड है। और ये रीजन क्या देते हैं उनको अनसिविलाइज्ड कहने के पीछे, ये कहते हैं कि ना तो ये ज्यादा कल्टीवेशन करते, ना ये ज्यादा प्रोडक्शन करते, और जितनी भी इनकी यील्ड होती है उसको बेचते भी नहीं है, ना उससे कोई प्रॉफिट अर्न करते, तो इनको कुछ भी नहीं पता, और इस वजह से ये अनसिविलाइज्ड है। कौन कहते हैं? ये जेफरसन। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अब जो कनाडा और यूएसए, जो आज कंट्रीज हम देखते हैं डेवलप्ड फॉर्म में, ये एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट तक एग्जिस्टेंस में आ गई। और उस टाइम पर एंड ऑफ 18th सेंचुरी में जो इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था ना, वो इतना बड़ा नहीं था जितना हमें आज देखने को मिलता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि तो इतना बड़ा इन्होंने एक्सपेंशन किया कैसे? तो अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे कि जो यूएसए है ना, यूएसए ने फ्रांस से लुइसियाना वाला जो रीजन है वो खरीद लिया था। ठीक है। और न सिर्फ इतना ही, आज का जो अलास्का वाला रीजन है ना, वो भी यूएसए ने रशिया से खरीदा था। और जो मैक्सिको वाला रीजन है ना, मैक्सिको काफी बड़ा हुआ करता था जितना आज है, बट ये श्रिंक हो गया। अब श्रिंक क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए की मैक्सिको के साथ लड़ाई हुई, जिसमें मैक्सिको का जो साउथ वाला रीजन है ना वो भी यूएसए ने अपने अंडर में ले लिया। तो अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट समझने होंगे कि यूएसए ने फ्रांस से लुइसियाना वाला रीजन खरीद लिया। उसके बाद रशिया का जो अलास्का वाला रीजन था वो भी यूएसए के अंडर आ गया। और जो मच ऑफ द सदर्न यूएसए है ना, वो मैक्सिको से लिया है आज के यूएस ने। और इसी वजह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन यूएस का इतना बड़ा हो गया। उसके बाद अब क्योंकि मैंने बताया था कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो पीजेंट के पास लैंड होता था, जो उनकी लैंड होल्डिंग होती थी, वो क्या हो जाता था, वो लैंड अब लैंडलॉर्ड्स के अंडर चला जाता था। जिसकी वजह से जो पीजेंट पहले कल्टीवेशन प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थे, एग्रेरियन एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट थे, अब वो फैक्ट्रीज के अंदर एज ए लेबर काम करने लगे। अब जब फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और मशीनरीज का इन्वेंशन होगा, तो ये सारी चीजें भी होने लगी थी। बट अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन और फ्रांस में अब जो नई जनरेशन आ रही थी ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर ना खरीद कर अमेरिका में माइग्रेट कर अमेरिका में सस्ते दामों पर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से अब न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि जर्मनी, स्वीडन, इटली से भी हमें इमिग्रेशन देखने को मिलता है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। और जो पोलैंड से आए हुए लोग थे ना अमेरिका के अंदर, वो तो प्रेरी जो ग्रासलैंड रीजन है ना, जहां पर कल्टीवेशन होता है, वहां पर प्रोडक्शन करना भी शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, प्रोडक्शन के बदले जितनी भी ईल्ड होगी उसको अगेन यूरोप में महंगे दामों पर जाकर बेचेंगे। उसके बाद दे क्लियर्ड लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, अभी मैंने बताया, और सोल्ड देयर फॉर प्रॉफिट। कहाँ पर? यूरोप के अंदर।
अब क्या हुआ कि है ना, जब वो यहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, चाहे वो पोलिश पीपल हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो इंग्लिश पीपल हो, तो उनको एक चीज की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। वो क्या थी कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स काफी हुआ करते थे इस प्रेरी ग्रासलैंड रीजन में, जिसकी वजह से उनको अपने ह्यूज फार्म्स जो थे ना उनको प्रोटेक्ट करने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वुल्स या फिर माउंटेन लोयंस ना, उनको एक तरीके से हंट कर करके एक्सटिंक्ट कर दिया बिल्कुल ही। और तब जाकर इनको तसल्ली मिली जब 1873 में बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हो गया। उसके बाद इन्होंने फेंसिंग करनी शुरू कर दी, बट उसके पहले ही इन्होंने काफी एनिमल्स को एक्सटेंड कर दिया, जिसकी वजह से इनको मतलब इनके जो फार्म्स थे उनको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो वुल्स, माउंटेन लोयंस बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए थे इनकी हंटिंग की वजह से। उसके बाद अब क्योंकि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, यूरोपियंस जो है इस लेवल पर माइग्रेशन कर रहे हैं अमेरिका में फॉर बेटर प्रोडक्शन, फॉर एग्रेरियन एक्टिविटीज। तो वहां पर अब इतनी लेबर तो यूरोपियंस के पास नहीं है, और यूरोपियंस एज अ लेबर इतने वो भी नहीं है कैपेबल की लेबर ही दे दे वो यूरोपियंस खुद। तब उनको जरूरत पड़ी स्लेव्स की, और इसी वजह से स्लेवरी सिस्टम शुरू हो गया। बट स्लेवरी सिस्टम चल तो रहा था, पर अब जो है स्लेवरी सिस्टम को अपोज किया जाने लगा यूएस के लोगों द्वारा। अब नॉर्दर्न स्टेट्स जो यूएस है ना, वो प्लांटेशन पर डिपेंडेंट थी। तो क्योंकि वो प्लांटेशन पर डिपेंडेंट थी तो उन्हें स्लेवरी की तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने ही ये बात रखनी शुरू कर दी कि स्लेवरी को एंड किया जाए, और उनकी बात को नहीं माना गया उस टाइम पर। 1861 और 65 के बीच में अब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है। कौन सी दो स्टेट्स? एक तो वो स्टेट जो चाहती है कि स्लेवरी को अबोलिश कर दिया जाए, और दूसरी वो स्टेट जो चाहती है कि स्लेवरी को रिटेन किया जाए। 1861 से 65 के बीच में इन दोनों के बीच में टसल देखने को मिलती है, बट एट द एंड स्लेवरी को अबोलिश कर दिया जाता है। और दो इट वाज ओनली इन 20th सेंचुरी, स्लेवरी को अबोलिश तो कर दिया गया 20th सेंचुरी में, बट 20th सेंचुरी के लास्ट तक अफ्रीकन अमेरिकन को राइट मिलता है, उनको सिविल लिबर्टीज मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती। और जो सेग्रीगेशन हो रहा था व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के बीच में स्कूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो भी इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड हो जाता है। तो ये था हमारा म्यूचुअल परसेप्शन का टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है द नेटिव पीपल्स लॉज देयर लैंड। अब यूएस के अंदर जो सेटलमेंट है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब एक्सपेंड कैसे होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ना फ्रेंच भी आ रहे हैं, पोलिश भी आ रहे हैं, इंग्लिश भी आ रहे हैं। अब जब वो अंदर की तरफ पेनिट्रेशन करेंगे यूएसए या फिर अमेरिका के अंदर, तो क्या होगा, जो नेटिव्स पीपल है उनको और अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। बट उससे पहले जब नेटिव्स अपने पहले वाले लैंड को छोड़कर अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे, तो यूरोपियंस उनसे जो है उनका लैंड ले लेंगे, मतलब खरीद लेंगे। और ये लाइन देखिए, आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड, और उनका लैंड लेने के बदले में उनको काफी कम पैसे दिया करते थे। और कई बार तो यूरोपियंस क्या करते थे, उनको चीट भी करते थे, मतलब लैंड तो ले लिया बट उनको पैसे दिए ही नहीं, तो ऐसा भी हुआ करता था। और यहाँ पर हमें अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा देखने को मिलता है कि कई बार तो जो यूरोप के अंदर हाई यूरोपियंस या फिर जो अमेरिका के अंदर हाई ऑफिशियल्स रह रहे थे ना, वो भी इस चीज में नहीं हिचकते थे। किस चीज में? नेटिव्स के ऊपर क्रुएल्टी करने में, या फिर उनको डिप्राइव करने में उनके लैंड से। तो हाई ऑफिशियल्स भी इन चीज को सपोर्ट करते थे। उसके अलावा हमें एक किस्सा देखने को मिलता है कि यूएसए की एक स्टेट है जॉर्जिया, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी रह रही थी जिसका नाम है चिरोकी ट्राइब। और ये जो चिरोकी ट्राइब है ना, ये काफी मतलब क्या कह सकते हैं इसको, इम्प्रेस थी किनसे? यूरोपियन से। और इसी के वजह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने उनकी सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, इन्होंने इंग्लिश जो है सीखनी शुरू कर दी, और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में रहना शुरू कर दिया। और बदले में इन्होंने क्या कहा कि हमें सिटीजन राइट ऑफ सिटीजन दिए जाए, और हमारे ऊपर स्टेट का कंट्रोल हो, स्टेट लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो, बट हमें राइट्स भी दिए जाए। तो ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस ने क्या किया, इनके ऊपर स्टेट लॉज तो इम्पोज कर दिए, इनको स्टेट लॉज के बदले गवर्न तो करना शुरू कर दिया, बट इनको सिटीजन राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं दिए। तो फिर इसी पर 1832 में यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल कहते हैं कि जो चिरोकी ट्राइब है ना, ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, और इनको अपनी सुपरनिटी दी जानी चाहिए, मतलब इन पर किसी तरह का हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और इनकी बात भी मान लेनी चाहिए। और इसी जजमेंट पर प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पर एंड्रू जैक्सन यूएस के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, और हमें एक और बात याद रखनी होगी, ये जो एंड्रू जैक्सन है ना, ये अपनी रेपुटेशन, ये अपनी इस चीज के लिए काफी फेमस थे। किस चीज के लिए? ये फाइट करते हैं, किस चीज के लिए? अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस। आप देख रहे हैं कि किस तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में ये काम करते हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। बट जब बात आती थी चिरोकी ट्राइब की, तो इन्होंने क्या कहा कि इनको किसी तरह का भी लैंड नहीं दिया जाएगा, और इनका जो लैंड है वो भी हम छीन लेंगे। और देखिए इनकी क्रुएल्टी यहीं पर नहीं खत्म हुई। एंड्रू जैक्सन ने क्या किया,
he refused to honor the chief justice judgment, मतलब जॉन मार्शल ने जो जजमेंट दी थी, and ordered the US army to evict the Cherokees from their land and drive them to the great American desert. ना तो उनको लैंड दिया, उनके लैंड से भी उनको डिप्राइव कर दिया, न सिर्फ इतना ही बल्कि उसके अलावा जो उनके पास बचा कुचा लैंड भी था ना, वो भी इसने ले लिया, एंड्रू जैक्सन ने, और उनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ पुश कर दिया। अब उनका लैंड भी इन्होंने ले लिया, और इसी को जस्टिफाई करने के लिए जो ये यूरोपियंस थे, ये क्या कहते थे कि इनको तो लैंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, ट्राइबल पीपल से लैंड को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस लैंड से करना ही नहीं आता। उस लैंड का आउटपुट तो काफी ज्यादा है, बट ये उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, तो किस काम का है वो वो इनको लैंड किसी यूज में ही नहीं ले पा रहे ये उस चीज को। न सिर्फ इतना ही बल्कि ये जो ट्राइबल पीपल है उनको क्या कहते थे, ये तो लेजी है, क्योंकि लेजी की सेंस में कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन ज्यादा करते ही नहीं है, उतना प्रोडक्शन करते हैं जितनी की इनको जरूरत होती है, ना इनको किसी तरह की स्किल्स आती, ना इन्हें इंग्लिश बोलनी आती, ना इनका ड्रेसिंग कोड जो है यूरोपियंस जैसा है, तो ये तो दे डिजर्व टू डाई आउट, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, क्योंकि इनसे लैंड भी ले लिया, बदले में इनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ भी पुश कर दिया, ये सारी चीजें, बट जो नेटिव कम्युनिटी थोड़ी बहुत जो रह गई थी, अब क्या होने लगा, क्योंकि लैंड की कमी होगी और नेटिव पीपल अभी भी हैं, तो क्या हुआ, मान लीजिए किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी के पास कुछ लैंड हुआ करता था, अब क्योंकि यूरोपियंस ने लैंड को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, तो जो पहले वो लैंड का पोर्शन पहले किसी एक ट्राइब का हुआ करता था, अब वो सेम पोर्शन कई ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड हो गया, इसकी वजह से क्वेरल्स या फिर डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में। तो ये था हमारा टॉपिक कि किस तरह नेटिव लोगों ने अपने लैंड को खोया, न सिर्फ लैंड को खोया, जो बचा कुचा हिस्सा भी उनको बाद में मिलता था उससे भी वो डिप्राइव कर दिए, और जिस लैंड हमने इसी चैप्टर में हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि लैंड ओनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उनके दिमाग में कभी भी नहीं आता था, वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो उतनी चीजें प्रोड्यूस करते थे जितना जितना उनका कंजम्पशन हो, बट अब आप देख रहे हैं कि किस तरह नेटिव पीपल के बीच में टसल या फिर क्वेरल होने शुरू हो गए लैंड ओनिंग के लिए। तो ये था हमारा कि किस तरह नेटिव्स ने अपना लैंड जो है वो लूज किया। अब हमारा अगला टॉपिक है द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। अब अचानक से क्या हुआ कि 1840s में यूएसए के अंदर ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिलने शुरू हुए, और जैसे ही यूरोपियंस को ये बात पता चली तो यूरोपियंस भाग के अमेरिका की तरफ आना शुरू हो गए। न सिर्फ इतना ही बल्कि उन्होंने रेलवे लाइन को भी बिछाना शुरू कर दिया, ताकि वो अच्छे से ढंग से एक्सप्लॉइट कर पाए नॉर्थ अमेरिका की रिसोर्सेज को, उसके मिनरल्स को, उसके गोल्ड को। तो इसी वजह से रेलवे लाइंस का मतलब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा था, चाइनीज वर्कर्स को रिक्रूट किया गया था रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। और यूएसए में रेलवे लाइन कंप्लीट होगी 1870 में, और कनाडा में 1885 में। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट यूरोप के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया क्यों? वन रीजन व्हाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। तो बात कुछ ऐसी है कि पीजेंट्स के पास जो लैंड होल्डिंग होती थी, अब वो लैंड जो है उन्होंने लूज कर दिया। किसे दे दिया? बिग फार्मर्स को उनको अपना लैंड देना पड़ गया, जिसकी वजह से अब जो पहले वो कल्टीवेशन या फिर प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थे ना, उनका लाइफ या फिर लाइवलीहुड, अब वो जॉब्स करने लगे फैक्ट्रीज के अंदर। अब जब फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे तो मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी होंगे, और इसी वजह से वो अमेरिका में भी इतने ढंग से गोल्ड रश जब हुआ तो वो अपनी मशीनरी, रेलवे लाइन को बिछा पाए। तो ये सारा रिजल्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। और नॉर्थ अमेरिका में ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ताकि रैपिड ट्रांसपोर्ट लिंक बना सके। अब जब अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा, पूरा एक नेटवर्क होगा, तो यूरोपियंस को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ना। 1853 में इंडिया के अंदर भी मुंबई, पुणे टू थाने जो रेलवे लाइन ले डाउन करी थी, क्यों करी थी? इंडियंस को बेनिफिट देने के लिए, ताकि इंडियंस उनकी सर्विस का मजा उठा पाए, या फिर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया से पहले इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में भी लगाया। 1860 में यूएसए जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, और 1890 में जब अच्छे से यूरोपियंस का पेनिट्रेशन एग्जिस्टेंस नॉर्थ अमेरिका में हो गया, तो वो एक इंडस्ट्रियल पावर बनकर उभरा। न सिर्फ इतना ही, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी होने लगा। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। 1890 तक जो बाइसन वगैरह थे उनको बुरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि उनके फार्म्स को उससे थोड़ी मतलब डिफिकल्टी हो रही थी। तो अपने फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उन एनिमल्स को हंट ही कर दिया बुरी तरीके से। और यूएसए का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन है वो पूरा हो गया 1892 में। अब 1892 में जैसे ही यूएस का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था वो पूरा हुआ, उसके बाद यूएस खुद ही इंपीरियलिज्म की पॉलिसी पर चलने लगा। अभी तक तो यूएसए के अंदर कॉलोनीज बना रहे थे यूरोपियंस, बट अब यूएसए भी अलग अलग कॉलोनीज, अलग अलग टेरिटरीज को कैप्चर करने लगा। विद इन अ फ्यू इयर्स US was setting up its own colonies in Hawaii
and the Philippines, it had become an imperial power. अब आप देख रहे हैं कि किस तरह स्टोरी में ट्विस्ट आया है। जो नॉर्थ अमेरिका पहले एक बैरन लैंड था, वहां पर किस तरह नेटिव्स का सेटलमेंट हुआ, फिर किस तरह यूरोपियंस ने नेटिव्स को डिस्प्लेस किया। अब किस तरह जो यूरोपियंस का सेटलमेंट अमेरिका या फिर यूएसए के अंदर हो गया है, वो यूएस के जो लोग हैं वो भी खुद इंपीरियल पावर बनकर उभर रहे हैं। तो ये था। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये सब कुछ हो गया 1892 में, कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन भी पूरा हो गया अमेरिका का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह चलने लगा अमेरिका का। तो अमेरिका ने न तो मोनार्की को फॉलो किया, न एरिस्टोक्रेसी को फॉलो किया। इसने कौन सी स्पिरिट को फॉलो किया? डेमोक्रेटिक स्पिरिट को। अब यहाँ पर एक समझने लायक बात यह है कि अमेरिका के अंदर लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी मिल गया, राइट टू वोट भी मिल गया। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट मिला है, ये सिर्फ व्हाइट मैन को मिला है। अभी तक मतलब अपार्थाइड वाला सिस्टम या फिर व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स का बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म नहीं हुआ। कहाँ पर? यूएसए के अंदर। बट अब हमें यहाँ पर विंड्स ऑफ चेंज देखने को मिलती है इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्या होता है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन को ये चीज फील हो जाती है, मतलब इस चीज का उन्हें गिल्ट होता है कि किस तरह हमने नेटिव्स के ऊपर क्रुएलिटी की, इनका जो लैंड है उससे भी इनको डिप्राइव कर दिया, इनके ट्रेडिशनल कल्चर को खत्म कर दिया। तो क्यों ना अब इनको थोड़ा सा इनको ऊपर उठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक एक्ट पास किया यूएस ने, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, जिसकी मदद से अब जो नेटिव्स हैं वो लैंड को खरीद सकते हैं और लैंड को खरीदने के लिए लोन्स भी ले सकते हैं। 1950s और 1960s में यूएस और कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या करा? अब ये यहाँ पर इन्होंने क्या करा था कि है ना, इनको इस एक्ट की मदद से, कौन से एक्ट की मदद से? इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934 की मदद से इनको राइट दे दिया गया था कि ये लैंड भी खरीद सकते हैं और इसे खरीदने के लिए लोन्स भी ले सकते हैं। बट 1950s और 1960s में जो इनको राइट दिया गया था, ये खत्म कर दिया। अब एक बात समझिए, अगर हम किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब रिजर्वेशन दे क्यों रहे? ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनी रहे। बट हम अगर जब तक हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे तो जो डिवीजन है ना सोसाइटी के अंदर वो बना ही रहेगा। बट जिस टाइम जब हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे ना, तो सब समान हो जाएंगे। तो जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा था वो भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर जाएंगे। तो इसी चीज को सोचते हुए यूरोपियंस, यूएस और कनाडा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 1950s और 60s में, ये जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ना नेटिव पीपल को, इनको एंड कर दिया जाए ताकि ये नेटिव्स भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर पाए और यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर ले। 1954 में क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर्ड बाय देम, अ नंबर ऑफ नेटिव पीपल accepted citizenship of US but on the condition that their reservation would not be taken away and their tradition would not be interfered with। 1954 में एक डिक्लेरेशन पास हुआ यूएस के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, जिसमें कहा गया कि अगर आप क्या कर लेते हैं, नेटिव पीपल सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे यूएस की, तो क्या होगा? सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं यूएस की। ऐसा नेटिव पीपल को कहा गया। कहाँ के नेटिव पीपल को? नॉर्थ अमेरिका के पीपल को। बट बदले में नेटिव्स ने कहा कि ठीक है, तुम हमें ये राइट तो दे रहे हो कि हम अब यूएस की सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट हम तभी सिटीजनशिप लेंगे जब हमारे राइट्स को, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को, हमारे लैंड को जो है मेंटेन किया जाएगा। ये शर्त नेटिव्स ने रख दी। किनके सामने? यूएस की गवर्नमेंट के सामने। ये तो थी यूएस की स्टोरी कि किस तरह अमेरिका में नेटिव्स आए, वहां पे इंडिजिनियस पीपल रहने लगे, उसके बाद किस तरह यूरोपियन सेटलमेंट हुआ, उसके बाद किस तरह नेटिव्स को डिस्प्लेस कर दिया, उसके बाद किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आए, बट उसमें अभी भी राइट्स जो है वो व्हाइट्स को ही मिल रहे हैं, नॉन व्हाइट्स को नहीं मिल रहे। फिर हमने देखा कि विंड ऑफ चेंज आई, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, ये सब आया और नेटिव्स को भी राइट्स दिए गए। अब हम समझेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिजिनियस पीपल रह रहे थे उनको कैसे डिस्प्लेस किया यूरोपियंस ने। तो 40,000 ईयर्स अगो, 40,000 ईयर से पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ भी नहीं था। तो 40,000 ईयर्स अगो क्या हुआ? न्यू गुयाना से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेनिट्रेशन हुआ नेटिव्स का या फिर एबोरिजिन्स का, अलग अलग कम्युनिटीज का। अब न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट है, टोरस स्ट्रेट। ये जो स्टोरी है ना बिल्कुल सेम है कि हमने देखा था ना कि किस तरह रशिया से अमेरिका में आज से 30,000 साल पहले नेटिव्स पहली बार अमेरिका में आते हैं थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। वैसे ही यहाँ पर न्यू गुयाना से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं एबोरिजिन्स वाया टोरस स्ट्रेट। दे केम फ्रॉम न्यू गुयाना व्हिच वाज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ लैंड ब्रिज। उसके बाद लेट 18th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 350 एंड 750 नेटिव कम्युनिटीज रह रही हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस, उनकी खुद की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। और आज भी हमें 200 से ज्यादा लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है।
तो आप समझ के देखिए कि उस टाइम पर तो कितनी ही लैंग्वेजेस होंगी वहां पर। तो ये आप याद रखिएगा। और एक और नई कम्युनिटी भी हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है, जिन्हें कहा गया टोरस स्ट्रेट आइलैंडर्स। अब ये जो टोरस स्ट्रेट है ना, वो किसके बीच में है? न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इसी टॉपिक में हमें ये देखना होगा कि अब जैसे नेटिव्स हमने देख तो लिया कि सबसे पहले नेटिव जो है न्यू गुयाना से कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया वाया टोरस स्ट्रेट। बट ये तो ठीक है, नेटिव्स वहां पर आगे, बट जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने अपना सेटलमेंट किस तरह शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में, ये समझने वाली चीज है। तो यहाँ पर हमें एक दो पॉइंट पहले समझने होंगे इस चीज को देखने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ। अब यूरोपियंस की जो है ना एक पॉलिसी बिल्कुल क्लियर रहती थी। क्या थी वो पॉलिसी? जैसे अगर हम ब्राजील की बात करें ना, तो ब्राजील को जब वो अपनी कॉलोनी बना रहे थे ना यूरोपियंस, तो उन्होंने क्या करा? पोर्तुगीज जो कन्विक्ट थे, पोर्तुगीज के अंदर जो किसी तरह के कल्प्रिट से, उनको ब्राजील के अंदर भेज दिया जाता था, ताकि कंट्री के अंदर भी शांति बनी रहे। और जो कन्विक्ट्स है, कोई क्राइम जिन्होंने, जो क्रिमिनल्स है जिन्होंने कोई क्राइम कर रखा है, उनको क्या कर दिया? उनको ब्राजील भेज दिया, ताकि ब्राजील में सेटलमेंट और कॉलोनीज और सोसाइटीज भी एग्जिस्टेंस में आ जाए और कन्विक्ट्स भी देश से बाहर हो जाए। ये सेम पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में भी लगाई, और यही सेम पॉलिसी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी लगाई। मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है और उसको सजा मिली हुई है, और मान लीजिए उसने अपनी पूरी सजा कंप्लीट कर ली, तो इंग्लैंड के जो इंग्लिश पीपल थे वो क्या करते थे? एक क्रिमिनल, एक कन्विक्ट की सजा पूरी होने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर देते थे, और कहते थे कि तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम्हें आराम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहना है। ना सिर्फ इतना ही, और यहाँ पर जो नेटिव्स रह रहे हैं तुम उनको डिस्प्लेस करके उनका लैंड भी छीन सकते हो। और उन क्रिमिनल्स, उन कन्विक्ट्स ने कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से जो नेटिव्स है ना उनको इजेक्ट कर दिया गया फ्रॉम देयर लैंड। दे टुक ओवर फॉर कल्टीवेशन। जिस जमीन पर ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स कल्टीवेशन करते थे, वहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया उन कन्विक्ट्स के द्वारा जो ब्रिटेन से भेजे गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलमेंट वाज नॉट एज वराइड एज इन अमेरिका। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, वास्ट शिप फार्म्स बनने शुरू हो गए, माइनिंग स्टेशन बनने शुरू हो गए, वाइनयार्ड्स और वीट फार्मिंग शुरू हो गई। और इसी के चलते 1911 में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बनेगी एक, वो डिसाइड किया गया यूरोपियंस द्वारा। और 1911 में जो कैनबेरा है ना, कैनबेरा से पहले यूरोपियंस ने ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होगी ना उसका नाम होगा वूल व्हीट गोल्ड। ये कैपिटल का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर वूल भी उनको मिल रहा है, व्हीट भी मिल रहा है और गोल्ड भी मिल रहा है। बट 1911 में उन्होंने इसका कैपिटल का नाम रख दिया कैनबेरा, जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस। अब है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें स्लेवरी देखने को नहीं मिलती, बट जो नेटिव से लेबर ली जा रही है वो किसी स्लेवरी से भी कम नहीं है। ये भी आपको याद रखना होगा। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे चेंजेस हुए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें ऐसे ही बताया गया है कि किस तरह नेटिव्स की हिस्ट्री को हमें कभी भी नहीं बताया गया। बट जैसे जैसे 20th सेंचुरी में मॉडर्नाइजेशन आई, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने किस तरह ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के बारे में आम जनता के सामने मतलब निकालना शुरू किया, बुक्स को पब्लिश करना शुरू किया, वो सारी चीजें बताई है। इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद 1970s में ह्यूमन राइट्स, ये जो टर्म है बार बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आनी शुरू हो गई कि किस तरह नेटिव्स को एक्सप्लॉइट किया गया, अब उनको राइट्स मिलने चाहिए, जो भी क्रुएल्टी उनके साथ हुई अब उसको रोक देना चाहिए, उनको हिस्टोरिकल जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ उसके बदले में अब उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में पता है क्या होता था? नेटिव्स का जो लैंड उनसे लिया गया ना यूरोपियंस के द्वारा, वो उन्हें कभी भी वापस नहीं दिया गया। और बल्कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है ना, वो तो लास्ट तक भी यही कहती गई, जो लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ना वो टेरा नूलियस है, मतलब किसी का भी नहीं है, बिलोंगिंग टू नोबडी। बट जब यूएन वगैरह और जब देश के अंदर मतलब वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया, यूएन जैसी एजेंसीज बननी शुरू हो गई, तो उन्होंने इस चीज को ध्यान देते हुए ये चीज को इंश्योर करने का सोचा कि जितना भी एजिटेशन हुआ है नेटिव्स के ऊपर, जितना भी इनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, अब उसको क्योर किया जाए और उसके बदले में इनको जस्टिस दिया जाए। और जो भी इनके साथ चिल्ड्रंस के साथ, इनके जो चिल्ड्रन थे उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसका भी इनको जस्टिस मिले, और जो इनसे लैंड छीन लिया गया था वो भी इनको वापस किया जाए। ये सारी चीजों की बात होने लगी अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। अब एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं कि आखिरकार हमने इस चैप्टर में किस तरह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हिस्ट्री को समझा। तो सबसे पहले अमेरिका की, अब इस चैप्टर में जो मेन चीज हमने देखी वो क्या था? डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। किस तरह नेटिव जो पीपल है वो किस तरह माइग्रेट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। 30,000 ईयर्स अगो कोई भी नहीं रह रहा था, बट 30,000 के बाद क्या हुआ? बैरिंग स्ट्रेट से होते हुए नेटिव्स आना शुरू किए पेरिफेरल रीजन में। आज से 10,000 साल पहले
आइस एज के बाद उन्होंने अंदर की तरफ पेनिट्रेशन शुरू किया अमेरिका में। फिर किस तरह यूरोपियंस आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अमेरिका में, और उन्होंने उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, नेटिव्स को डिस्प्लेस किया, उनके लैंड से उनको डिप्राइव कर दिया। फिर किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया अमेरिका में जब उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन पूरा हो गया। पहले तो व्हाइट्स को राइट मिले जो यूएस के अंदर रह रहे थे, बट 20th सेंचुरी में 1934 डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ नेटिव पीपल, ये सारी चीजें आने के बाद नेटिव्स को भी राइट दे दिए गए कि वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं यूएस की, वो भी लैंड ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह आज से 40,000 साल पहले कोई भी नहीं रहता था, बट वाया टोरस स्ट्रेट न्यू गुयाना से किस तरह ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एबोरिजिन्स आए, नेटिव्स आए, इंडिजीनियस आए, और फिर किस तरह यूरोपियंस ने कन्विक्ट्स को भेजकर उनको डिस्प्लेस करवाया, वहां पर भी कल्टीवेशन किया, प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट अर्निंग की, नेटिव्स को बुरी तरह से डिस्प्लेस कर दिया, उन पर क्रुएल्टीज हुई। तो इसी को फिर यूएन की फॉर्मेशन हो गई और भी कई सारी एजेंसीज बन गई जिन्होंने नेटिव पीपल के राइट को एंश्योर किया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू।